हेलो नमस्कार, मैं संदीप कसालकर, आपका दोस्त, आपका होस्ट क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कुछ खास हेडलाइंस। कनाडियन स्वास्थ्य सेवा कंपनी ने 30 बिलियन चिप्स बेचे और कहा कि शिबा इनू एक स्कैम है। नए मुकदमे के अनुसार कॉइनबेस के सीईओ ने ब्लॉकचेन स्टार्टअप के कॉन्सेप्ट्स चुरा लिए। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट 6.9% से बढ़कर $2.28 ट्रिलियन पे पहुंचा। ग्लोबल स्टॉक्स में तेजी। क्रिप्टो फाइट क्लब ने सीड फंडिंग राउंड में $3 मिलियन जुटाए। मल्टीचेन ने बिनांस लैब्स की सहायता से $60 मिलियन जुटाए। एडिडास ओरिजिनल अपनी पहली एनएफटी सीरीज के साथ ओपन सी रेटिंग्स में दूसरे स्थान पर पहुंच गया। यूएस ने सोनी के एम्प्लॉयज द्वारा चुराए गए $154 मिलियन लौटाए। चीन की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी बाइडू ने अपना मेटावर्स ट्रेडमार्क रजिस्टर किया। क्रिप्टो स्टेकिंग कंपनी फिगमेंट ने लेटेस्ट फंड रिजर्व में $110 मिलियन जुटाए। माइकल जॉर्डन ने नया एनएफटी आधारित वेंचर हेयर इनकॉर्पोरेशन को किया लॉन्च। अब खबरें विस्तार से। कैनेडियन हेल्थ केयर कंपनी आज द डॉक्टर ने 30 अरब से अधिक शिप्स को भेज दिया और शिबा इनू को एक घोटाला करार देने के बाद इससे फाउंडर्स पर मुकदमा करने की धमकी दी। नवंबर के अंत में 31 मिलियन शिप टोकन खरीदने वाली ऑनलाइन हेल्थ केयर कंपनी ने शिबा इनू को एक दिखावा करार दिया क्योंकि शिप के फाउंडर अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील करने में विफल रहे हैं। आई क्लिनिक ने अपनी सभी शिप होल्डिंग बेचने के बाद कहा है कि शायतोशी कुसामा एक स्कैमर है और इसलिए वो अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपा कर रखते हैं और वो सब को हिस्ट्री के बिगेस्ट स्कैम के लिए सेटअप कर रहे हैं। इसके बारे में विशेष जानकारी आई क्लिनिक के एक स्पेशल इंटरव्यू में शेयर करेगी। हेल्थ केयर कंपनी ने कहा कि उन्होंने शिप को हटाने के बारे में बिनांस, क्रैकेन और crypto.com सहित क्रिप्टो एजेंसी को ईमेल भेजे और वो धोखाधड़ी के लिए शिबा इनू के को-फाउंडर कुसामा पर मुकदमा करेंगे और फाउंडर्स की सही पहचान भी बताएंगे। सैन फ्रांसिस्को में फाइल किए गए मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि कॉइनबेस के सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग के एक कॉम्पिटिटर ब्लॉकचेन स्टार्टअप का काम चुरा लिया है। विशेष रूप से यह कहा जाता है कि आर्मस्ट्रॉन्ग ने स्टार्टअप में निवेश करने की कोशिश करते हुए विचारों को चुरा लिया। माउसबेल लैब्स ने 17 दिसंबर को मुकदमा दायर किया था। आर्मस्ट्रॉन्ग के ट्रेडेबल टोकन के माध्यम से एकेडमिक रिसर्च पब्लिकेशन प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा है। ये टोकन्स यूजर्स को उनके इकोसिस्टम में एफर्ट्स के लिए रिवॉर्ड्स के रूप में दिए जाएंगे। मुकदमा कहता है कि वो नॉलेज प्लेटफॉर्म के बारे में सीख रहे हैं जो पहले से ही इस तरह से गोल का पीछा कर रहा था। यह भी कहा जाता है कि आर्मस्ट्रॉन्ग को नॉलेज के बारे में पता था और उन्होंने कॉइनबेस पर टोकन को लिस्ट करने के लिए एडिशनल ऑफर के साथ एक इन्वेस्टमेंट ऑफर दिया। माउसबेल लैब्स इस प्लेटफॉर्म में एक और निवेशक था। माउसबेल का कहना है कि आर्मस्ट्रॉन्ग फंड करने और नॉलेज को विकसित करने में मदद नहीं करना चाहते थे, बल्कि इसके बजाय इस विचार को अपनाना चाहते थे। बिटकॉइन, जो कि मार्केट की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी मानी जाती है, 7% से उछलकर अब $48,854 हो गई है। ग्लोबल शेयरों में निवेशकों के रूप में वृद्धि हुई, जबकि ओमाइक्रॉन कोरोना वायरस दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को हिट कर रहा है। ETH, जिसे क्रिप्टो करेंसी को सिल्वर के रूप में भी जाना जाता है, 6.48% बढ़कर $4023 पर कारोबार कर रहा है। MSCI वर्ल्ड इक्विटी इंडेक्स, जो 50 देशों में शेयर्स को ट्रैक करता है, 0.4% जोड़ा गया, जबकि यूएस स्टॉक फ्यूचर्स 0.6% से ऊपर था। बिटकॉइन के नेतृत्व में म्यूटेड ट्रेडिंग के बीच पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन 6.58% से बढ़कर $2.28 ट्रिलियन हो गया है। बिटकॉइन का डोमिनेंस फिलहाल 40.91% है, वहीं दिन भर में उसकी वृद्धि 0.28% तक हुई है। डिफाई में टोटल वॉल्यूम फिलहाल $14.05 बिलियन थी, जो कि कुल क्रिप्टो बाजार में 24 घंटे की मात्रा का 14.67% हिस्सा है। जैसे जैसे अर्निंग गेम्स मार्केट में आती जा रही है, एक NFT पावर्ड फाइटिंग गेम बाकी के गेम से जरा हटके है। इस गेम का नाम है क्रिप्टो फाइट क्लब। इस NFT पावर्ड फाइटिंग गेम ने रिसेंट मंथ में अपनी वेबसाइट के साथ व्हाइट पेपर भी लॉन्च किया है। क्रिप्टो फाइट क्लब ने अपनी सीड फंडिंग राउंड को सक्सेसफुली कंप्लीट करके वेरियस इन्वेस्टमेंट ग्रुप से नियरली $3 मिलियन रेज किए हैं।
लार्ज फंड रेजर के बाद क्रिप्टो फाइट क्लब को प्ले टू मेक मनी कैटेगरी में लार्जर मार्केट शेयर अर्न करने की यूनिक पोजीशन में रखा गया है। सीएफसी ने शिमा कैपिटल, जेनबॉक वेंचर्स, ईवर्स कैपिटल और द रिंग सहित मेजर इन्वेस्टर से अप्रोक्सीमेटली $3 मिलियन जुटाए हैं। ब्लॉकचेन इन्वेस्टमेंट फर्म शिमा कैपिटल क्रिप्टो फाइट क्लब को एचआर से लेकर लार्ज क्रिप्टो कनेक्शंस तक जैसे भी सभी मामलों में कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के वेंचर कैपिटल और इंक्यूबेशन आर्म बिनांस लैब्स के नेतृत्व में मल्टीचेन ने सीड राउंड में $60 मिलियन जुटाए। मल्टीचेन को पहले एनीस्वैप के नाम से जाना जाता था। कॉइनडेस्क के साथ शेयर की गई प्रेस रिलीज के अनुसार इस क्रॉस चेन एग्रीमेंट में 3 लाख से भी ज्यादा यूजर्स है। पब्लिक डेटा के अनुसार इस एग्रीमेंट की टोटल लॉक्ड वैल्यू अप्रोक्सीमेटली $4.8 बिलियन है। मल्टीचेन अपने इकोसिस्टम और टीम को एक्सपांड करने के लिए और खास करके एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम, सिक्योरिटी और यूजर सर्विसेज पर रिसर्च करने में इस फंड का उपयोग करेगी। बिनांस स्मार्ट चेन ने भी इस प्रोटोकॉल के ऊपर विशेष ध्यान दिया है। प्रेस रिलीज के अनुसार लॉन्ग रन में मल्टीचेन को डेवलपर्स द्वारा रिकमेंडेड ब्रिज के रूप में प्रमोट किया जाएगा। इस फंडिंग राउंड में सिक्वा चाइना, आईडीजी कैपिटल, 3 एरोज कैपिटल, डी फाइनेंस कैपिटल, सर्कल वेंचर्स, ट्रॉन फाउंडेशन, हाइपरस्फीयर वेंचर्स, प्रिमिटिव वेंचर्स, मैजिक वेंचर्स और हैश की ने भी भाग लिया था। बीएसई ने अक्टूबर 2020 में मल्टीचेन और 5 अन्य प्रोजेक्ट्स को $350,000 की ग्रांट प्रोवाइड की थी। एनएफटी कोऑपरेशन प्रोजेक्ट्स में adidas ओरिजिनल्स, जी मनी, बोर्ड ऐप यॉक क्लब और पंक्स कॉमिक ने 72 घंटों में $43 मिलियन कमाए। अपनी शुरुआत के फर्स्ट वीकेंड में adidas ओरिजिनल्स के इनटू द मेटावर्स प्रोजेक्ट के पहले एनएफटी ने ओपन सी पर 11,391 ईथर जनरेट किए थे, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली $43 मिलियन थी। ट्रांजैक्शन वैल्यू के आधार पर इस सीरीज ने आरटीएफ केटी के क्लोन एक्स और मुराकामी तकाशी सीरीज के बाद ओपन सी पर सेकंड प्लेस हासिल की है। adidas ओरिजिनल ने डिजिटल असेट क्रिएट करने के लिए बोर्ड ऐप यॉट क्लब, पंक्स कॉमिक और जी मनी के साथ कोलैबोरेट किया और 17 दिसंबर को 30,000 आइडेंटिकल आइटम्स बेचे। अब तक एनएफटी के फर्स्ट फेज की ऑलमोस्ट 20,000 कॉपीज बिक चुकी है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने सोमवार को कहा कि उसने $154 मिलियन को रिटर्न करने के लिए अपने कदम उठाए, जो जापानी एम्प्लॉयज में से एक ने चोरी की थी, जिन्होंने इससे सोनी की सहायक कंपनी से बिटकॉइन में कन्वर्ट कर दिया था। सोमवार को सैन डिएगो में दायर एक एलिगेशन के अनुसार टोक्यो में सोनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के कर्मचारी री इशी ने मई में कहा कि $154 मिलियन जब कंपनी ने खातों के बीच फंड ट्रांसफर करने की कोशिश की, कहा जाता है कि इन डॉलर्स को डाइवर्ट किया गया था। दक्षिणी कैलिफोर्निया में एक अमेरिकी कानून फर्म के अनुसार पैसा इशी द्वारा लाजोला, कैलिफोर्निया में एक बैंक के खाते में भेजा गया था और फिर 3,879 बिटकॉइन में कन्वर्ट कर दिया गया था। एफबीआई की जांच के बाद 1 दिसंबर को फंड्स को जब्त कर लिया गया था। सोनी, सिटी बैंक और जापानी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के सपोर्ट से एफबीआई एजेंट बिटकॉइन एड्रेस तक पहुंचने के लिए आवश्यक पासवर्ड के साथ एक प्राइवेट की ऑब्टेन करने में सक्षम थे। न्याय मंत्रालय ने कहा, चोरी करने वाले सभी बिटकॉइन बरामद कर लिए गए हैं और पूरी तरह से संरक्षित है। जापान में इसी को क्रिमिनल रूप से अपराधी ठहरा जा रहा है। अमेरिकी वकील रैंडी ग्रॉसमैन ने कहा, चोरी किए गए इन पैसों को विक्टिम्स को वापस करने का हमारा इरादा है और आज की कार्रवाई हमें ऐसा करने में मदद करेगी। यह केस एक ग्रेट एग्जाम्पल है जिसमें एफबीआई एजेंट और जापानीज लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने साथ में मिलकर वर्चुअल कैश को ट्रैक किया। आज की खबरों में बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड की डेली न्यूज और अपडेट्स के लिए देखना न भूले हिंदी न्यूज बुलेटिन दिन में 2 बार सिर्फ क्रिप्टो टीवी पर। मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।